गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर साल क्वेश्चन आता है, श्योर शॉर्ट है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी, ये क्या है, हमारा एक एनर्जी है। क्या एनर्जी? विच इज़ रिलीज्ड, विच इज़ रिलीज्ड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड, या इट इज़ द एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड। कब? when an electron from outside is added to a neutral atom, to a neutral gaseous atom, gaseous आइसोलेटेड एटम कर दो, जो हमने वहाँ पे डिफाइन करे थे, आइसोलेटेड एटम। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है विच इज़ रिलीज्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी में विच इज़ गेन्ड, विच इज़ रिक्वायर्ड था ना, विच इज़ गिवन, और यहाँ पर क्या, विच इज़ रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इज एडेड। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं। वहाँ एनर्जी देते थे, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, जस्ट अपोजिट चल रहा है ना। ओके, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम। एक कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है, अगर आप उसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आप ऐड करेंगे तो वहाँ पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर सपोज दैट मान लो हमारे पास क्या है, ये आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा आपने। ये हमारा क्या है, एक सेल है, n इक्वल टू 1 पहला सेल, ये हमारा n इक्वल टू 2, ये हमारा n इक्वल टू 2 हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या करते, एक लास्ट बना लेते, उतना क्या बनाओ ये समझा रहा हूँ मैं आपको। ये क्या हो गया, n इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। अब मान लीजिए हम क्या करवाने जा रहे हैं, इन्फिनिटी से बाहर से मतलब इन्फिनिटी, इसको n इक्वल टू इन्फिनिटी जो है इसी को मान लेते हैं आउटसाइड। इसी को क्या मान लेते हैं हम लोग, आउटसाइड, बहुत बाहर है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की हम क्या करवाने जा रहे हैं, यहाँ पर एडिशन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर मान लेते हैं, n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन की क्या होने वाली है, यहाँ पर एडिशन होने वाली है, हम ऐड करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। ये जो एनर्जी होगा वो क्या होगा बच्चे, रिलीज। कहाँ पर ऐड करवाने जा रहे हैं आप, 3 n इक्वल टू 2 पे, तो क्या होगा, इसको E2 लिखेंगे, एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट। क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनता था, आपने पढ़ा होगा, -13.6 Z² अपॉन n²। तो कितना एनर्जी रिलीज होगा ये आप इस फॉर्मूला के थ्रू यहाँ से निकाल सकते हैं। जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन की एडिशन किया जाए n इक्वल टू 2 पर या n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 1 होगा तो E1 लिखेंगे, n इक्वल टू 2 है तो E2 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 2 पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बैक हो रहा है, तो हम उसको एडिशन बोल दिया। बैक हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो -13.6 Z² अपॉन n²। आपने पढ़ा है ना बोर्स एटॉमिक मॉडल में, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा H। अगर डेल्टा H मतलब इंथैल्पी, डेल्टा H मतलब इंथैल्पी, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब डेल्टा H Eg, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसी को हम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखना हो तो EA भी लिख सकते हैं हम लोग, EA वैल्यू, है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमें डेल्टा Hg कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना, डेल्टा Heg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमें कैलकुलेट करना है। तो बताइए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी एट इन्फिनिटी निकालूं तो इसका वैल्यू 0 आता है।
निकाल लोगे, एन की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगा ना। अरे एन की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगा, इसी फॉर्मूला पे बैठा के, है ना। अगर एन की वैल्यू क्या किया जाए, एन की वैल्यू इधर इधर देखो इधर, अगर आप ई इन्फिनिटी निकालते हो, ई इन्फिनिटी, तो क्या लिखेंगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब हाइड्रोजन एटम की बात कर लो तो जेड 1 की वैल्यू हो जाती है, और एन की वैल्यू इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो स्क्वायर करेंगे तो ये टोटल टर्म कितनी आ जाती है, यहाँ पर जीरो आ जाता है। अब ये मैं थोड़ी सिखाऊंगा, ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा। उसी तरह से एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है ना। और E2 पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर बताओ, अगर E2 ले लेते हैं, E3 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा इसको जीरो माइनस, अरे चेंज इन एनर्जी डेल्टा एच ई जी, मतलब क्या हो गया, E एट इन्फिनिटी माइनस E एट एनर्जी इन द ऑर्बिट ऑफ सेकेंड, तो क्या होगा जीरो माइनस, यहाँ क्या होगा -13.6, और ये 2 की वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगा आप वहाँ पे पुट कर लोगे। अगर 2 का होगा तो क्या रखोगे यहाँ पर, जेड स्क्वायर अपॉन 4, है ना, 2 2 जा 4, और यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ एन स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा ई ऑफ जी, मतलब डेल्टा एच ई जी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का वैल्यू तो हमेशा कितना आना है, ये तो हमेशा जीरो ही आएगा। इस तरह से ये सारे वैल्यू किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे प्लस, मतलब वैल्यू अगर डेल्टा एच ई जी की वैल्यू पूछा जाए तो कितना आएगा बताओ, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपका किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, डेल्टा एच किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप डेल्टा एच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहने का मतलब था कि मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक ऑर्बिट है, यहाँ पर क्या एक ऑर्बिट बना ले रहे हैं, ये हमारा एक ऑर्बिट है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करवाना है इसको, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करवाने जा रहे हैं, एडिशन करवाने जा रहे हैं, सॉरी बच्चे। तो मान लीजिए बाहर में कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाएंगे इस सेल में, और यहाँ से कौन निकलेगा आपका, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एनर्जी क्या होगा, यहाँ से बाहर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेसिटी, कहीं भी बाहर से ऐड करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एडिशन होगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, जेड इफेक्टिव। क्लियर है पहली बात, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब साइज बड़ा हो रहा है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बहुत दूर इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बोल दो, एटॉमिक साइज बोल दो। तो अगर आप यहाँ से पता करेंगे, कहाँ से, ये फॉर्मूला से तो वहाँ से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वही बात है साइज का। पता चला आपको, देखो ना यहाँ फॉर्मूला में क्या था, अरे फॉर्मूला में दिखा ये एन स्क्वायर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जेड, यही तो है जेड इफेक्टिव, दिख रहा है जेड जेड जेड, ये जेड, तो ये जेड इफेक्टिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया कि अभी भी कोई डाउट है, ये बताओ, आ गया समझ में आ गया। इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो और आपको पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की, किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के यूनिट्स की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो बता दीजिए क्या होगा, यहाँ पर भी, अरे कुछ नहीं है, जो वहाँ पर था वो यहीं पर भी है। क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम की तो बात कर रहे हैं, या फिर अगर आप दूसरा निकालोगे तो दूसरा क्या होगा बताओ, वही वाली बात, किलो जूल पर एटम, किलो जूल पर एटम। तो ये किलो जूल में निकाल लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, या तो किलो जूल होगा या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी का, किलो जूल सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है एनर्जी का। ठीक है, केमिस्ट्री में समझ में आ गई बात हमारी। चलो अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पूरा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग,
सक्सेसिव, याद है ना, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए क्लियर है। मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है और ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पर आप क्या करवाएंगे, यहाँ पर तो सर हमें इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवानी है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो ये जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अरे एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से होगी ना। और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, ये रिलीज का सिंबल है, बाहर निकलना का सिंबल है। ये एनर्जी रिलीज हुआ, इसी को तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ई ए एक्टिव, सॉरी ई ए मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही, पहली बार करवा रहे हैं हम, तो क्या इसको EA1 मान लूँ, EA1 मान लूँ, राइट। अब बता दीजिए कि ये जो हमने ले लिया केस फर्स्ट ले लिया, तो बताइए यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? यस सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही एनर्जी रिलीज हो रही। क्या कहने का मतलब हुआ कि सर डेल्टा एच Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी क्या? यस सर, क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो EA1 क्या हो जाएगा, EA1 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। बना लोगे इस तरह से, अच्छे से बना लेना। ये थोड़ा मैंने यहाँ पर देख लो, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो डेल्टा एच Eg की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से निगेटिव हो गया। पर आप सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई डर तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ये मैंने अच्छे से समझा दिया। अब बात कर लेते हैं केस सेकेंड। अब जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो किस में ऐड करेंगे आप किस में ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन की एडिशन, बता दीजिए जल्दी से। अब तो हमें A- में ना इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवानी है, अब तो इसमें ना एडिशन करवानी है। तो चलिए अब देखिए A- है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, इलेक्ट्रॉन गेन हो चुका है। और फिर आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इसमें फिर से एक इलेक्ट्रॉन की क्या करवा दूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा दूं। अब ये माइनस माइनस तो रिपल्सन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी क्या, यहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर पॉसिबल क्या होता है कि एडिशन तो करवानी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो अब बात क्या होता है कि हमें यहाँ पर एनर्जी देना होता है। अब पहला केस में EA1 में एनर्जी रिलीज हो रहा था, जबकि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, फिर से गेन हो रहा है। क्यों गेन हुआ, क्योंकि माइनस माइनस क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा कि तुम जाओ, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएं कि तुम उसमें ऐड हो। समझ रहे हो हमारी बात। तो इसको अब क्या बना लेते, अब ये किस में कन्वर्ट हुआ, अरे सर अब ये कन्वर्ट हो गया A-2 में, A-2 में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। अब तो ये गैसेस की ही बात करते हैं, आपको पता है सब गैसेस ही है, ठीक है। अब हमें बताओ कि यहाँ पर क्या हो गया, ये जो एनर्जी देख रहे हैं ये भी क्या है, इसको बना लेते हैं हम EA2। क्यों, क्योंकि सेकेंड एनर्जी, दूसरा एनर्जी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है। बात कर लेते हैं केस थर्ड की बात करते हैं, एकदम ध्यान से देखते जाइए। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे, ये तो बता दो, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे। अरे सर अब तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, A-2 में ऐड करेंगे। तो A-2 में क्या करवाने जा रहे हैं, बता दीजिए जल्दी से। एक इलेक्ट्रॉन को फर्दर एडिशन करवाने जा रहे हैं। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही एडिशन होगी, क्लियर है। तो क्या ये ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन, अरे सर कैसे करेगा सर, आप देखो तो सही। यहाँ पर क्या है, -2 माइनस चार्ज, यहाँ पर भी माइनस, फिर से रिपल्सन होने लगेगा माइनस माइनस में। तो फर्दर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फिर से क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये क्या करेगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, A-3 गैसेस में। तो अब फिर ये जो एनर्जी है इसको क्या बोल दूं मैं, क्या इसको मैं EA3 बोल दूं, क्या EA3 बोल दूं, क्या बोल दूं। अब हमें एक चीज बताओ, EA2 और EA3 इंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं, EA2 एंड EA3 क्या होगा, ये इंडोथर्मिक होगा। दैट इज, ध्यान से देखो, दैट इज EA2 एंड
EA3 ऑलवेज क्या होने वाला है, पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि वी आर गिविंग एनर्जी, हम ऐड कर रहे हैं, निकल थोड़ी रहा, अरे निकलेगा तो निगेटिव, 9 से निकलना 9 से निगेटिव, निकलेगा एनर्जी तो निगेटिव होगा, प्लस हो रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो ऐड दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो गया, दैट इज रिएक्शंस क्या है, EA2 और EA3 के केस में रिएक्शंस आर क्या होंगे यहां पर, इंडोथर्मिक। रिएक्शंस क्या है, इंडोथर्मिक है। क्लियर हो गया, यहां पर कोई डाउट तो नहीं इस केस में, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं सक्सेसिव एनर्जी की, कि सर यहां पे नोट करना जो मैं तुम्हें लिखवाता हूं, अगर मैं क्या करूं यहां पर कि अगर EA1 प्लस EA2 करूं, साथ में EA3 करूं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, सर ये बता दो क्या आएगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ऑलवेज निगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। दैट इज जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो विल बी लेस देन 0। जो भी वैल्यू आएगा EA की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा मतलब समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया समझ में, इस तीनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगा। एकदम क्लियर, समझ में आ गया। तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा। एकदम क्लियर है। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका कहने का मतलब यही हुआ कि अगर मान लो कोई हमारे पास गैसेस एटम है ना, और यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने जा रहे हैं आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है और इसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है, A-3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा रहे हैं, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 एक करवाना है आपको, एक ही करवाना है, A3 में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, एनर्जी रिलीज होगा। अब निगेटिव मतलब निकल रहा है, निगेटिव मतलब निकल रहा है, तो यहाँ पर जो ये एक्टिवेशन एनर्जी निकल रहा है ना, इसी को तो बोलते थे ये निकलना, तो डेल्टा HEG हमेशा क्या होगा बच्चे, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ में आई बात। मतलब क्या बात निगेटिव करने का मतलब कि जो EA1 है ये बहुत ही ज़्यादा है, इट इज़ मच मोर ग्रेटर, मच मोर देन किससे, देन द सम ऑफ किससे, EA2 एंड EA3। इस दोनों का सम कर दो, इस दोनों के सम से भी इसकी एनर्जी ज़्यादा। पहला तो एक्सोथर्मिक ही था ना, अरे EA1 तो एक्सोथर्मिक ही था ना, देखो ना यहाँ पर, ये तो EA1 तो एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि इस दोनों को जोड़ने के बाद भी हमारी टोटल एनर्जी, टोटल EA की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव ही आएगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया, तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिख लीजिए यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एटॉमिक साइज की। किसकी बात करते हैं, एटॉमिक साइज। तो बता दीजिए एटॉमिक साइज, वही फंडा है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और जो लास्ट में कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा थोड़ी होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, एटॉमिक साइज। बता दीजिए कितने बच्चे को समझ में आ गया, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये पहला फैक्टर्स, ओके। अब आ जाओ दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है, न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर जेड इफेक्टिव की बात कर लेते हैं। अभी तो बताया था हमने जेड इफेक्टिव क्या होगा, बता दो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अब बता ना, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, अरे जेड इफेक्टिव बताया था आयनाइजेशन एनर्जी में, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जेड इफेक्टिव का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये सब तो बच्चे वाली कहानी है, समझ में आ रहा होगा आपको। बात कर लेते हैं थर्ड की, थर्ड बात कर लेते हैं, ध्यान से देखते जाओ यहाँ पर थर्ड फैक्टर कौन है हमारे पास, थर्ड फैक्टर्स। यहाँ तक तो कोई डॉट नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर है।
लास्ट आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ पर भी देखा था ना हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। अच्छा बताओ, अगर ऑर्बिटल पूरा भरा है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा? ऑर्बिटल पूरा बड़ा है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसकी ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड है। तो हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, याद रखना। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स कौन कौन सा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइक क्या हो जाएगा? P3, पी में 3 है, पी में 6, ठीक है, डी में 5, डी में 10। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं पी में पूरा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितने बच्चे को समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया होगा कि अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी, ये तो मच मोर स्टेबल है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा? एंड सो नो, एक सेकेंड बच्चे, नो आउटर इलेक्ट्रॉन इज एडेड। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एडिशन नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेंड इन पेरियोडिक टेबल, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, किसकी बात कर लेते हैं? 9। अब हम बात करते हैं ट्रेंड इन पेरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, आप असाइनमेंट में चेक करना, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं पेरियोडिक टेबल की। सबसे पहले आप देखो, हम बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों? डाउन द ग्रुप बात कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या? मतलब हुआ डाउन द ग्रुप का मतलब? डाउन द ग्रुप का मतलब हुआ इस तरह से, यही तो है हमारा डाउन द ग्रुप। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता है? अरे सर कितना बार तो बताया है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होता है ना? पता आपको, तो बता चुके हैं हम आपको, है ना? तो चलिए हम लोग कवर कर लेते हैं डाउन द ग्रुप में। सबसे पहला देख लेते हैं हम ग्रुप 13, जहाँ से क्वेश्चन आता है। किसकी बात करते हैं हम? ग्रुप 13 की बात करते हैं। तो ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है बताओ? कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, और नेक्स्ट आता है थेलियम। पता ही होगा आपको, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, बहुत सारे इरेगुलर ट्रेंड आते हैं, जो आपको हमेशा याद रखना है। तो क्या बताया कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं इरेगुलर ट्रेंड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? बोरोन की। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड ट्रेंड। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? एक्सपेक्टेड ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होनी चाहिए? जल्दी बताइए। बोरोन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, और नेक्स्ट थैलियम, है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा बोरोन की होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं रियल ट्रेंड की। किसकी बात करते हैं हम? एक्चुअल ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो एकदम ये वाला सब याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक्चुअल ट्रेंड की बात कर लेते हैं। चलिए, एक्चुअल ट्रेंड में क्या होता है? क्या करोगे आप? बोरोन को सबसे लास्ट में जाके रख दोगे। समझ में आ रही है? बोरोन को सबसे लास्ट में जाके रख देंगे, आपका बन जाएगा। तो क्या होगा बताओ? एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा, ओहो ये लिख दिया, एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, नेक्स्ट आफ्टर थैलियम, एंड सबसे कम हो जाता है बोरोन का। क्लियर है या कोई डाउट है? कर लोगे इस तरह से? कर लोगे तो ये बन गया हमारे पास किसका ट्रेंड? बन गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। कोई दिक्कत नहीं है ना?
कर लोगे इस तरह से। ये बन गया हमारे पास 10। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ नीट में, ठीक है, इस तरह से। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 14 की। किसकी बात करते हैं हम? ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, SN, PB। क्या आता है? कहे कहे सीता जी सुनो प्रभु। ओके, ये बन गए हमारे पास एलिमेंट्स। यहाँ पर भी क्या फंडा बनता है सर? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए बता दो? सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? कार्बन की सबसे ज़्यादा। ये बना लेते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड ट्रेंड। क्या बना लेते हैं? एक्सपेक्टेड ट्रेंड बना लेते हैं। तो बताइए एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या बनेगा? कार्बन का ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद SN, उसके बाद PB। ठीक है, ये इस तरह से बना लिया। अब आ जाते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं एक्चुअल ट्रेंड की। किसकी बात करते हैं हम? एक्चुअल ट्रेंड। एक्चुअल ट्रेंड, रियल ट्रेंड क्या है? ओके, तो रियल ट्रेंड क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन ही आता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। यही सब क्वेश्चन आता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। होता क्या है प्यारे बच्चों कि जो कार्बन है वो सिलिकॉन से ज़्यादा नहीं होता है, कार्बन की सिलिकॉन से कम होता है। तो क्या बनेंगे? कार्बन, ये सिलिकॉन से क्या होगा? कम होगा। बस यहीं पे चेंज आना है और कहीं पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब सिलिकॉन की क्या होगी? ज़्यादा होगी किससे? जर्मेनियम से, उसके बाद SN से, उसके बाद PB से। क्लियर है? तो ट्रेंड तो यही होगा, बट थोड़ा सा चेंज आ जाता है। कहाँ पर आया चेंज? तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप इसको एक बार नोटिस कर लेना। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बात करते हैं। ग्रुप 15 में क्या हमारे पास? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? बिस्मथ। राइट, तो बताइए यहाँ पर डाउन द ग्रुप मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओके, याद कर लोगे आप इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। डाउन द ग्रुप तो यही होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? इरेगुलर ट्रेंड आता है। क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड ट्रेंड की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड ट्रेंड, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ना बहुत ही जबरदस्त इरेगुलर ट्रेंड आता है, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा ये वाली बात। क्वेश्चन तो आता है श्योर है। तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होनी चाहिए? नाइट्रोजन की ज़्यादा, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ, यही होनी चाहिए। बट अब बात कर लेते हैं हम रियल ट्रेंड की। बात करते हैं रियल ट्रेंड, सब में आपको इस तरह से मिलेगा, सब में। क्लियर है? तो क्या होता है, आपको ये दोनों पार्ट आपको कवर करना है, यहाँ पर भी इसी दोनों पे कवर करना है। क्या होता है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है किससे? फॉस्फोरस से। और बाकी का ट्रेंड ऐसा ही रहेगा। किसका? आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। नाइट्रोजन का कम हो जाएगा, बस यहीं पे चेंजिंग करना आपको, बस अपोजिट कर देना, बाकी ऐसा ही चलेगा। तो ग्रुप 15 भी खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्रुप किसकी? 16 की बात। अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ वो करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत लेक्चर चला जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम आपको सिंपल सा ट्रिक समझा रहे हैं यहाँ पर, आपको यही मेथड फॉलो करना है। ओके, चलिए ग्रुप बात कर लेते हैं 16 में। 16 में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है बताओ? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, यही आता है। ओ स से टिपो, आपको पता होगा ये सारी बातें, तो यहीं पे ये होनी चाहिए। अब बता दो यहाँ पर एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होगा? एक्सपेक्टेड ट्रेंड, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होता है? एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो यही होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलेनियम और देन पोलोनियम। ओके, बट ये होता नहीं है। अब आ जाओ बात कर लेते हैं रियल ट्रेंड की। रियल ट्रेंड की बात कर लेते हैं, इसको 2-3 बार पढ़ना और लिखना, खुद से समझ में आएगा। रियल ट्रेंड में क्या होता है? ऑक्सीजन को क्या करना? सबसे लास्ट में जाके रख देना, बस ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में रख देंगे तो क्या बनेगा बताओ? सल्फर की ज़्यादा, उसके सेलेनियम, उसके बाद टेलेनियम, उसके बाद पोलोनियम, देन सबसे कम हो जाता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक और बच गया, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रुप
17, ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 17 में क्या बनता है हमारे पास, क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो वही बात है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ट्रेंड, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ट्रेंड होनी चाहिए कि फ्लोरीन की ज़्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। बट रियल ट्रेंड क्या है, रियल ट्रेंड क्या है बताओ, रियल ट्रेंड हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या करना है, इस दोनों में चेंज कर देना है, इस दोनों में चेंजिंग करना। क्या बनेगा, फ्लोरीन की सबसे कम हो जाती है किससे, फ्लोरीन की कम होगी क्लोरीन से, देन आफ्टर वही ट्रेंड बनेगा ब्रोमीन, देन आफ्टर आयोडीन। ठीक है, तो आपको कुछ तो याद ही हो गया होगा कि फर्स्ट सेकंड में चेंज कर देते हैं, जैसे ग्रुप 17 में, उसके बाद आ जाओ ग्रुप 15 में, देखो कितना ईजी है, फर्स्ट सेकंड में चेंज कर दो। उसके बाद आ जाओ ग्रुप 14 में, फर्स्ट सेकंड में चेंज कर दिया, देखो है ना, फर्स्ट सेकंड में चेंज कर दिया। और ग्रुप 13 में वही बात है कि लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को उठा के लास्ट में, ग्रुप 13 में फर्स्ट वाले को उठा के लास्ट वाले में, और ग्रुप 16 में फर्स्ट वाले को लास्ट वाले में, बस फर्स्ट को उठा के लास्ट में रख दो। ग्रुप क्या बताया मैंने, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 16 क्या करते थे बताओ तो जल्दी से, फर्स्ट को कहाँ रखते थे, लास्ट में, बस। अच्छा ये ट्रिक बन गया। अच्छा ग्रुप बता दो 14, 15, 17 इसमें क्या करते थे, अरे सर इसमें क्या करते थे, फर्स्ट एंड सेकेंड में जो बड़े वाला साइन होता था, बड़े वाला, उसको क्या करते थे, इंटरचेंज कर देते थे। क्या करते थे, इंटरचेंज करते थे। गेम बन गया, इंटरचेंज कर दो यहाँ से, मतलब फर्स्ट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सेकेंड से, देन आफ्टर ये साइन लगा देना, बस गेम खत्म। क्लियर हो गया क्या, देखो कितना चुटकी में समझ में आ गया हमें, क्लियर हो गया। चलिए ये हमने ट्रिक समझा दिया, एकदम ध्यान सुनो, कोई कभी दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक बात याद करना, मैं यहाँ पे नोट लिखवा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 17 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रुप 16। ग्रुप 17 की हमेशा ज़्यादा होती है ग्रुप 16 से, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं, ये तो हमने डाउन द ग्रुप बात करी, अब बात करते हैं पीरियड में, अलोंग द पीरियड। पेरियोडिक टेबल देख रहे हैं, अब बात कर लेते हैं अलोंग द पीरियड। किसकी बात करते हैं हम, अलोंग द पीरियड बात कर लेते हैं, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड बात कर लेते हैं। तो बता दीजिए अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो आप क्या होगा यहाँ पर, जब आप इधर जाओगे अलोंग द पीरियड, इसी को डिनोट करते हैं, इसी को डिनोट करते हैं, है ना, ये हो गया हमारा अलोंग द पीरियड। तो जब प्यारे बच्चों अलोंग द पीरियड आप मूव करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या होंगे, जेड इफेक्टिव भी बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गेम खत्म। ओके चलो अब बात कर लेते हैं हम ग्रुप फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट। तो फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है हमारे पास बताओ, हाइड्रोजन आता है एंड हीलियम आता है, यही तो आता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो बता दो, हीलियम तो एकदम पूरा का पूरा स्टेबल है ना, ये तो फुलफिल्ड है, हीलियम तो फुलफिल्ड है। अब फुलफिल्ड की वैल्यू ये वैल्यू 0, तो हाइड्रोजन अगर मैं ए वैल्यू की पता करूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ए वैल्यू ज़्यादा होगी हीलियम से, जबकि आयनाइजेशन जी के केस में उल्टा था। पता चल गया कि कोई डाउट है, जल्दी बताओ, पता चल गया या नहीं पता चला, पता चल गया, वेरी गुड। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं फोर किसकी बात कर लेते हैं हम, सेकेंड ग्रुप की बात कर लेते हैं, 4 सेकेंड ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड ग्रुप में क्या आता है, वही फिर हम सेकेंड ग्रुप नहीं बच्चे, सेकेंड पीरियड बात करते हैं, सॉरी ग्रुप लिख दिया, सॉरी बच्चे, प्यारे बच्चों सॉरी। यहाँ पर क्या आएगा, पीरियड आएगा, पीरियड की बात करें ना हम, यहाँ पर क्या आएगा, पीरियड की बात करें। ओके तो आप बताइए यहाँ पर सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, बिल्कुल वैसा ही कर लेंगे, कौन कौन सा आता है बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन आफ्टर नियॉन। एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लो, क्या होगा इसका 2s1 निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी 2s2
निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका बता दो 2p1, अभी तो बता रखे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के केस में पूरा डिटेल करवाया था मैंने। 2p2, इसका बता दो 2p3 ऑक्सीजन का, 2p4 फ्लोरीन का, क्या बनेगा 2p5 ओके, देन आफ्टर नियोन का 2p6। अब तो पता चल गया कि नियोन में पूरा फुलफिल्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, तो बताओ सबसे कम किसकी होगी, नियोन की सबसे कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद जब हम इधर से इधर मूव जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, लेकिन सबसे कम किसकी होगी, नियोन की होगी, होगा तो इंक्रीज, लेकिन सबसे कम नियोन की होगी। अब ये समझ करना कि नियोन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो फुलफिल्ड है, तो यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी। देन आफ्टर आ जाओ, अब सीधा मूव करते, कम से ज़्यादा जा रहे हैं ना, उसके बाद कौन आ जाएगा हमारा ये, अब इस दोनों में चेक करो, इस दोनों में चेक करते तो बेरिलियम फुलफिल्ड है, तो उसके बाद कौन आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा हमारा, सोचो, उसके बाद फुलफिल्ड या हाफ फील्ड में कौन आता है, उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन आ जाता है क्या, यस सर, ये भी हाफ फील्ड है, कौन आ जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद कौन आ जाएगा, सोचो, नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा हमारा, कौन आएगा, सोचो सोचो सोचो, कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद इधर जाने पर बढ़ता है, इधर जाने पर बढ़ता है, उसके बाद कौन आ जाएगा हमारा, बच गया लिथियम, लिथियम तो हाफ फील्ड है, कौन आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा लिथियम। देन आफ्टर कौन आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर कौन आ जाएगा यहाँ पर, अब आ जाएगा कार्बन, क्लियर है। देन आफ्टर कौन आ जाएगा, कार्बन के बाद ऑक्सीजन बच गया तो ऑक्सीजन लिखते चले जाओ ना, उसके बाद कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। क्लियर है या कोई डाउट, क्लियर है कि कोई डाउट, तो इस तरह से हमारा ये ट्रेंड बन गया। किसका ट्रेंड है ये, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब बात कर लेते हैं, एक और लास्ट पीरियड है, उसकी भी बात हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड तक ही आपको पढ़ना होता है, थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड में बताइए कौन है, अरे सर बार बार लिखो, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। एटॉमिक नंबर तो लिख लो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सबका, कितना होता है इसका बताओ। सोडियम का 3s1 आएगा, देख लो 3s1 आएगा। इसका क्या आएगा 3s2। इसका कितना आएगा 3p1 आ जाएगा। एल्युमिनियम 13 आ गया ना, तो 3p1 आ जाएगा। उसके बाद करते जाओ 3p2, उसके बाद 3p3, उसके बाद 3p4, उसके बाद 3p5, उसके बाद 3p6। क्या कोई दिक्कत है तो तुरंत निकाल लेंगे। अब बता दीजिए, अब आपको ये तो पता है कि इधर जाने पर बढ़ता है सर, इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तो जो फुलफिल्ड है उसकी तो सबसे कम ना। तो अरे सर आर्गन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। अब आ जाओ कौन आएगा सबसे कम, तो इधर जाना पड़ेगा। इधर कौन है, अरे सर ये मैग्नीशियम, तो उसके बाद कौन आ जाएगा मैग्नीशियम। उसके बाद कौन आएगा फुलफिल, ये फॉस्फोरस है क्या हाफ फील्ड, यस सर ये आ जाएगा फॉस्फोरस की सबसे कम। देन आफ्टर कौन आएगा यहाँ से बता दो। देन आफ्टर ये आ जाएगा एल्युमिनियम, क्या आ गया यहाँ पर एल्युमिनियम। उसके बाद कौन आ जाएगा सोडियम, यहाँ पर देख लो सोडियम आ जाएगा 3s1। ठीक है, इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि फुलफिल होना चाहेगा ना, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो एल्युमिनियम पहले बाजी मार लेगा, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा सोडियम के बाद आ जाओ, उसके बाद कौन आ गया सिलिकॉन, आप लिखते चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, समझ में आया। तो इस तरह से क्लोरीन सबसे लास्ट में चला जाएगा, पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको हमने ये समझा दिया, आप परहैप्स सारे बच्चे को अलग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसको स्टडी करना, आपको पूरे ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में क्या होगी हमने सब कुछ यहाँ पर आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या होता है हमारा थर्ड पार्ट बनता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसको बोलते हैं बच्चे,
इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चलिए, इट इज़ द अट्रैक्शन, इट इज़ द अट्रैक्शन, ये क्या होता है हमारा अट्रैक्शन होता है बिटवीन, किसके बीच में, द कोवेलेंट बॉन्डेड, कोवेलेंटली कर दो, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड, क्या बोला मैंने आपको, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज अप्लाइड बिटवीन द कोवेलेंटली बॉन्डेड, और आगे अच्छे से लिख लो, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब ये वाली बात है कि मान लो यहाँ पर एक ये H है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोरीन का एक एटम है ना, यहाँ पर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट शेयर कर रहा है, और ये ब्लैक वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है किसके बीच में, कोवेलेंटली बॉन्डेड शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब क्लोरीन की अगर मैं EN वैल्यू की बात करूँ, EN वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। क्लियर है यहाँ तक। तो क्लोरीन क्या करेगा, उस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर हो गया। तो अगर बात करते हैं हम यहाँ पर इन पीरियड, किसकी बात करते हैं हम, इन पेरियोडिक टेबल कर देते हैं, इन पेरियोडिक टेबल, इन पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल में थोड़ा सा इसका स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पेरियोडिक टेबल में इसका थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो बताइए, जो हमारा अगर मैं पीरियड की बात करूं, इन पीरियड, अगर मैं पीरियड की बात करूं, एकदम अच्छे से समझो, इन पीरियड, तो पीरियड में क्या होगा बताइए, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो EN वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग EN से नोट करते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डाउन द ग्रुप, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, डाउन द ग्रुप बात कर लेते हैं, डाउन द ग्रुप बात कर लेते हैं, एकदम समझते जाइए अच्छे से, डाउन द ग्रुप बात कर लेते हैं, राइट। तो डाउन द ग्रुप जब आप देखेंगे, डाउन द ग्रुप देखिए ध्यान से, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया, लिख लोगे इस तरह से। अब प्यारे बच्चों एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पर एक बात और हम लोग चेकआउट करते हैं। क्या चेकआउट करते हैं, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, EN वैल्यू होता है, EN वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बता दीजिए इसके अकॉर्डिंग EN ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ किसकी, sp3 क्या होगी, या sp क्या होगा, sp की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, sp2 से, और इसमें sp3 से। क्यों, यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है, यहाँ पर एस कितना है बताओ, 50% है ना, अब पी भी कितना है 50%, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा है। यहाँ पे बताइए एस कितना है, एस है यहाँ पर 2 1 3 हो गया ना टोटल, तो 33%, और यहाँ पर पी कितना हो गया 66%। एम आई राइट, कर लोगे। यहाँ पर एस कितना है 3 1 4 हो गया, तो एस कितना है 25%, पी कितना है 75%। तो एस कैरेक्टर जिसमें जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। परहैप्स आपको सारे बच्चे को ये कंसेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट, कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्साइड्स से रिलेटेड, ऑक्साइड्स, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है इन द पीरियड, ध्यान से सुनना, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है, एकदम सुनते जाओ। इन द
पीरियड। कहाँ पर बात करते हैं हम? इन द पीरियड की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब आप इन द पीरियड जाओगे तो कैसे, इसी डायरेक्शन में ना, तो इधर क्या मिलते हैं आपको? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कौन सा कैरेक्टर इंक्रीजेस? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर। इधर नॉन मेटल मिलेंगे आपको राइट साइड में, पता है ना, पता है ना। जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बता दो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा तो एसिडिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इंक्रीज कर जाएगा। एकदम समझ में आ गया क्या? एकदम समझ में आ गया इन द पीरियड, क्लियर है? तो चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग डाउन द ग्रुप। बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं। बता दीजिए डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होगा, जल्दी बता दो। तो प्यारे बच्चों डाउन द ग्रुप मतलब इधर ऐसे, यही है ना डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है बताओ? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर, नीचे जाओगे तो मेटल मिलेंगे आपको, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मतलब मेटालिक ऑक्साइड भी क्या होंगे? ओहो एक सेकेंड, मेटालिक ऑक्साइड भी क्या हो जाएगा? मेटालिक ऑक्साइड भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। जब मेटालिक ऑक्साइड इंक्रीज हो गया तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? अरे सर बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा उसका? इंक्रीज हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब बात होता है ये तो एसिडिक नेचर, ये तो हमने किसकी बात करी बता दो जल्दी से? ये तो हमने बात करी बेसिक नेचर की। ये किसकी बात करी हमने जल्दी बता दो? ये किसकी बात करी? एसिडिक नेचर की। अब एक ऑक्साइड और होता है, एक ऑक्साइड और होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये तो मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तीसरा क्या होता है बच्चे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कौन कौन से एटम हैं, एलिमेंट हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? बात ओके उसकी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपका जिंक आ गया, बेरिलियम आ गया, एल्युमिनियम आ गया, उसके बाद क्या ले सकते हो? उसके बाद एंटीमनी ले लेते हैं, उसके बाद एसन ले लेते हैं, उसके बाद पीबी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास? इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? इसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। याद कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको पढ़ लेते हैं जना, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग बे, तो जनाबे। इसको पढ़ लेते हैं आली, इसको क्या पढ़ लेते हैं? जनाबे आली। इसको क्या पढ़ लेते हैं? सब। इसको क्या पढ़ लेते हैं? सब। उसके बाद इसको क्या पढ़ लेते हैं? सुनो। और इसको क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? प्रभु। क्या पढ़ लेते हैं इसको हम लोग? प्रभु। तो क्या बोलेंगे? जनाबे आली सब सुनो प्रभु, जनाबे आली सब सुनो प्रभु। इसके ऑक्साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। क्लियर है? जैसे आपको पूछ दिया कि बताओ PbO किस नेचर के होंगे, तो सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। ये एसिड से भी रिएक्शंस करेंगे और ये बेस के साथ भी रिएक्शंस करेंगे, तो ये बना लेगा। कोई पूछेगा बताओ SNO और SNO2 किस तरह के ऑक्साइड्स, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहीं पे Pb और भी ऑक्साइड बनाते हैं ना, उसकी बात करते हैं PbO और क्या बना लेते हैं? PbO2। तो ये भी क्या होंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे। क्लियर है? पूछ लेगा ZNO एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। Al2O3 क्या बनाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एकदम क्लियर हो गया? चलो अब देख लेते हैं कुछ ऑक्साइड्स पूरे पेरियोडिक टेबल में, पूरे पेरियोडिक टेबल में न्यूट्रल्स होते हैं। तो हम एक बात कर लेते हैं कि सर कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं, उसकी भी हम बात करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन होता है? मतलब ना तो वो एसिडिक होता है, ना तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो वो हमारे पास 3 ही है, 4 मान लो। कितने हैं टोटल कितने ऑक्साइड्स हैं? टोटल 4 ऑक्साइड्स है हमारे पास। टोटल 4 ऑक्साइड्स है। क्या क्या हमारे पास? CO, NO, N2O, H2O। तो ये जो ऑक्साइड्स है ये क्या होते हैं हमारे पास? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। CONO, N2O, H2O याद हो जाएगा। CONO, N2O, H2O। तो ये याद हो जाएगा आपको। 4 ऑक्साइड्स क्या होते हैं हमारे पास? न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है। एक बात और लगे हाथ कर लेते हैं, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ये बात कर लेते हैं हम लोग जो आपको नीट और जेईई में इसका क्वेश्चंस भी आ जाता है,
ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एसिडिक नेचर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। एसिडिक नेचर की बात कर लेते हैं हम लोग, एसिडिक नेचर की बात कर लेते हैं। ओके, एसिडिक नेचर में प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर जो होता है, ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, क्या होगा उसका एसिडिक नेचर होंगे, उतने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो एसिडिक नेचर की आपको मिलेंगी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर, एकदम ऑक्सीडेशन स्टेट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर साल जेईई नीट में ना हर साल मिलेगा, एकदम 110% है। चलो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि बताओ, क्वेश्चन है HClO4 बता दो, उसके बाद HClO3, HClO2, HClO, ठीक है, बताओ ये ऑक्सो एसिड्स हैं क्लोरीन के। पूछेगा कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज, सबसे पहले अरे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो सर। तो बताओ इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, +7, निकालने तो आता है। यहाँ पर क्लोरीन पे +5, यहाँ पर क्लोरीन पे +3, यहाँ पर क्लोरीन पे +1, तो जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा एसिडिक, तो बन गया ना आंसर, ये मोर एसिडिक है। एकदम समझ में आ गया क्या, ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया कि कोई डाउट है जल्दी बता दो, हम एकदम फटाफट फटाफट बता दो। अच्छा, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2, और इसको हम लोग निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, तो चलिए ये भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया HClO4, नेक्स्ट दे दिया HbRO4, नेक्स्ट दे दिया आपको HiO4, ये सब हमारे हैलोजन ग्रुप के क्या है, ऑक्सो एसिड्स। तो बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक, कौन, इसको तो सीधा लगा दो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स मोर द एसिडिक नेचर। क्यों, क्योंकि अगर EN वैल्यू की बात करें तो क्लोरीन की ज़्यादा होती किसकी, ब्रोमीन से, देन आफ्टर आयोडीन। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर। तो ये बन गया एसिडिक ऑर्डर। क्लियर है क्या, तो यहाँ तक प्यारे बच्चों हमने पूरा कवर कर लिया, पूरे पीरियोडिक टेबल से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से बनाना, अच्छे से नोट्स करना, अच्छे से मतलब समझने की कोशिश करना। नहीं आएगी समझ में तो आप हमें पूछें। ठीक है प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।